एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आप सबों के बीच प्रस्तुत है रमा सिंह की एक और कहानी, गुमटी नंबर 3। डॉक्टर दिवाकर से प्रीति की पहली मुलाकात आज से 20-25 साल पहले हुई थी। तब प्रीति की नई नई शादी हुई थी। एक दिन उसके पति आकाश ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। इत्तिफाकन डॉक्टर दिवाकर उन दिनों उसी शहर में थे और आकाश ने उन्हें भी आमंत्रित कर लिया था। आकाश ने प्रीति से डॉक्टर दिवाकर का परिचय कराते हुए कहा था, जीनियस, सिविल इंजीनियर, विजार्ड, अमेरिका रिटर्न और वर्ल्ड के प्रख्यात तकनीकी ज्ञानंद में हमारे प्रोफेसर दिवाकर साहब का शुमार है। और फिर प्रीति की ओर मुखातिब होकर कहा, सर, यह मेरी बीवी प्रीति। उस दिन प्रीति को कुछ खास दर्शनीय पुरुष तो वह नहीं लगे। छोटे कद काठी के, सर के बाल बीच से सफाचट, दुर्बल शरीर, किंतु उनका चेहरा जरूर शाश्वत के तेज से दमक रहा था। बहरहाल उसी दिन उस महफिल में बैठकर ही वह जान पाई थी कि डॉक्टर दिवाकर का व्यक्तित्व वास्तव में कितना आकर्षक है। उनकी बातचीत के ढंग में एक ऐसा सम्मोहन था जो बरबस ही किसी को अपनी ओर खींच ले। प्रीति को प्रोफेसर साहब का दुर्मूल्य व्यक्तित्व प्रभावी और अविस्मरणीय लगा था। मसलन उनकी विद्वतापूर्ण, विचारगम्य और ज्ञानवर्धक बातचीत की शैली ने उनके सामान्य शारीरिक सौष्ठव्य पर हावा होकर उनकी संपूर्ण उपस्थिति को स्मृति में सहेजने लायक बना दिया था। इस छोटी सी परिचितों की पार्टी में वार्तालाप आत्मीय माहौल में हो रहा था। वहां उपस्थित ज्यादातर लोग डॉक्टर दिवाकर के शिष्य रह चुके थे और शुरू से ही वे उनके बहुत ही करीबी दोस्तों जैसे मिलते जुलते रहे थे। सच पूछा जाए तो उन परिचितों की मंडली का मुख्य आकर्षण डॉक्टर दिवाकर की गवेषणा और ज्ञान युक्त बातें और प्रीति की उपस्थिति ही थी। बातचीत का आयाम विज्ञान से लेकर साहित्य और धर्म उपनिषद से लेकर वेद पुराण तक प्रसरित था। विभिन्न आयामों की चर्चा में मशगूल प्रोफेसर दिवाकर प्रीति को भी वार्तालाप में शामिल करना नहीं भूलते थे। पार्टी के बाद जब गेस्ट चले गए तो प्रीति ने चमत्कृत होते हुए आकाश से दिवाकर की प्रशंसा में कहा, वंडरफुल मैन, मैंने विद्वता का ऐसा आकर्षण किसी और में अब तक देखा ही नहीं था। शरीर तल पर वह व्यक्ति ध्यान में ही नहीं आया जिसकी उपस्थिति सिर्फ ज्ञान और सलीके के प्रकाश पुंज की अनुभूति कराती रहे। यह किसी और के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आकाश ने यह सब विशेषण युक्त प्रशंसा सुनकर ठहाका मारकर ऐसा हंसने लगा कि अब घर की दीवारें ही दरक जाएंगी। प्रीति चकित हो उसका मुंह देखती रही। क्यों, क्या हुआ? आकाश ने हंसते हुए बतलाया, डार्लिंग, यही तो उस महापुरुष के टिप्स हैं, खास तौर से औरतों में जादू जगाने के। और तुम हो गई प्रभावित उसके वशीकरण मंत्र से। तब से लेकर अब तक इन तमाम वर्षों में वे हमेशा चर्चा की सुर्खियों में रहे। सिर्फ अखबारों में ही नहीं, अपने परिचितों में बातचीत की प्रसंग सूची में भी बने रहे। हमेशा उनका उल्लेख कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत और कुछ हैरत अंगेज संदर्भ में बरकरार रहा है। प्रीति की इस पहली मुलाकात के बाद बहुत दिनों तक उनसे देखा देखी नहीं हो पाई थी। एक परिचित के घर शादी के मुबारक मौके पर डॉक्टर दिवाकर उनसे मिले थे अपनी पत्नी के साथ। वैसे ही माहौल को अपनी सरस वाक्पटुता से मंडित करते हुए बड़ी गर्मजोशी से उन्हें देखकर प्रीति भी खुश हो गई थी। वैसे प्रत्यक्ष रूप से पुरुषों और महिलाओं के साथ अपनी आत्मीयता में वे फर्क नहीं करते थे, लेकिन यह तो कुछ उनकी अंदरूनी खासियत हो गई जो छलनी से छन कर सिर्फ औरतों को ही सम्मोहित कर पाती थी। दरअसल डॉक्टर साहब महिलाओं की मुक्त कंठ से इस कदर प्रशंसा करते कि वो बिल्कुल उनकी तरह ही मुतशर हो जाती थी। प्रीति से उन्होंने अपनी पत्नी गोदावरी को मिलाया, जो लंबाई में उनसे सिर्फ
19 ही रही होगी। स्वस्थ सुंदर बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए हुए पति के साथ साथ सबों से मिलजुल रही थी। वे हंसमुख और मिलनसार लगी। उन्होंने प्रीति से बातचीत के दरमियान रिश्ते का एक शीर्ण सूत्र भी निकाल लिया। कॉलेज में डॉक्टर दिवाकर सिविल इंजीनियरिंग के हेड थे और प्रीति के जीजा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। बस फिर क्या था, जमकर दोनों महिलाओं ने दुनिया जहान की बातें की। इस शहर में डॉक्टर दिवाकर यूनिवर्सिटी के काम से अक्सर आते रहते थे। एक दिन लंच का समय था और आकाश उनके साथ आ पहुंचे। प्रीति रसोई में थी। बाहर से ही आकाश ने प्रीति को संबोधित करते हुए कहा, देखो मैं किनको साथ लाया हूँ, गेस हु हैज कम। डॉक्टर दिवाकर दोनों पति पत्नी के उत्साहित मनोभाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए सोफे पर विराजमान हो गए। दिवाकर तो ऐसे निरामिष व्यक्ति थे कि लहसुन प्याज भी उन्होंने वर्जित कर रखा था। सो प्रीति ने सब कुछ जल्दी जल्दी में फिर से बनाया। बातचीत के दौरान ही उन्होंने बतलाया कि उनके नियम संयम से, खाने पीने के नियंत्रण से गेस्ट हाउस में ठहरने में बहुत परेशानी हो जाती है और हर महीने कॉलेज के काम से कम 2 बार यहाँ चक्कर लगाना ही पड़ता है। जाते समय आकाश और प्रीति दोनों ने ही उनसे कई दफ़ा आग्रह किया कि अब तक जब भी इस शहर में उनका आना हो तो बेझिझक उन लोगों के साथ रुका करें। फिर तो महीने में अक्सर उनका शहर में आना और प्रीति के घर रुकना एक नियम सा बन गया था। उनका आना आकाश और प्रीति को भी रुचिकर लगता। कुछ उनके कुछ आकाश के परिचित आकर जुटते और बातों का मनोरंजक सिलसिला जारी रहता। वैसे भी इस दूरस्थ शहर में उनके घर मेहमानों का आगमन नगण्य होता था। चूँकि डॉक्टर दिवाकर प्रीति के जीजा के मित्र थे, फिर उनमें और आकाश में गुरु और शिष्य वाली सीमा रेखा भी तो नहीं रही थी। सो अब वे सिर्फ मित्र रह गए थे। डॉक्टर दिवाकर और प्रीति में हल्का फुल्का हंसी मजाक का दौर भी चलने लगा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में नारी शरीर के सौंदर्य को समा लेने की परिछाई अक्सर प्रीति को सावधान कर देती, लेकिन उनके दिनचर्या की सादगी, बौद्धिक आचार विचार उनके मन में घिर आए संदेह के बादल को उड़ाकर मन को साफ कर देते थे। डॉक्टर दिवाकर जब स्टूडेंट थे तभी गोदावरी जी उनके जीवन में पत्नी बनकर आ गई थी। स्वभावतः उनके बच्चे सयाने हो चले थे। बच्चों की संख्या के मामले में भी खासे उदार लगते थे। आधा दर्जन, 4 लड़के और 2 लड़कियां। अब तो बेटी के लिए लड़का भी ढूंढने लगे थे। वैसे प्रोफेसर साहब के जीवन की दिनचर्या सादगी और बौद्धिक कामों से परिपूर्ण थी और उनका रहन सहन लौकिक अलौकिक चिंतन धारा देखकर उनके प्रति आधार का भाव हो जाना स्वाभाविक सी बात थी। कभी कभी आकाश की गैर मौजूदगी में भी जब डॉक्टर दिवाकर उसके यहाँ रुकते तो वह उसी तन्मयता से उनके लिए निरामिष भोजन बनाती और उनका उचित सत्कार करती। आकाश जब नहीं होता तो वह प्रीति से कभी भूल कर भी हल्का फुल्का मजाक तक नहीं करते। वैसे राग विराग में समान भाव रखने वाले डॉक्टर दिवाकर को देखकर तो उनके दाम्पत्य जीवन का कुछ भी अंदाज लगाना मुश्किल ही था। लेकिन गोदावरी जी ने चल रही उनकी अनबन की बातों से ये लोग भी अब तक अवगत हो चुके थे। प्रीति को हर वक्त अपने कामों में व्यस्त देखकर डॉक्टर दिवाकर कुछ गुनगुनाते हुए से मुग्ध दृष्टि से इसे निहारते रहते। डॉक्टर दिवाकर ने प्रीति को सुनाकर एक दिन आकाश से कहा भी था, प्रीति को अपने घर परिवार के लिए अपने आप को इस हद तक समर्पित देखकर मेरे मन में उनके लिए अदब का भाव आ जाता है। मैं आपको लेकर एक किताब लिखूंगा, सीतायन। प्रीति ने सहज उत्सुकता से पूछ लिया था, क्या हिंदी साहित्य में भी आपका दखल है? जवाब में उन्होंने एक नई जानकारी दी थी। मैट्रिकुलेशन बोर्ड की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम तो था ही, हिंदी में मैंने जो अंक प्राप्त किए थे वे अंक अब तक किसी विद्यार्थी ने नहीं प्राप्त किए हैं। मेरे विस्मय, आश्चर्य और खुशी की सीमा नहीं रही जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलने में 1 महीने के भीतर ही
एक शाम एक वृद्ध सज्जन कुर्ता धोती में मेरे पिताजी का नाम पूछते मेरे दरवाजे पर आए थे। उन्होंने पिताजी को बतलाया कि मैट्रिक बोर्ड की हिंदी की कॉपी उन्होंने ही देखी थी और दिवाकर की कुशाग्रता, भाषा और शैली देखकर वह चमत्कृत थे और उस उपमेय विद्यार्थी से मिलने इतनी दूर चले आने का लोभ संवरण नहीं कर सके। पिताजी ने खुश होकर मुझे बुलाया और उनके चरण स्पर्श करने को कहा। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगा लिया और एक कलम इनाम के बतौर दी थी जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तदंतर अक्सर आकाश प्रीति से मजाक करते, प्रोफेसर दिवाकर से पूछती क्यों नहीं हो कि उन्होंने सितायन के कितने पृष्ठ अब तक लिख डाले हैं। डॉक्टर दिवाकर ने ही आकाश को उत्साहित किया था सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने को। उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि अपने अंडर उनका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। विषय भी उन्होंने सुझाया था वाल्मीकि रामायण में सिविल इंजीनियरिंग के तत्व। उन्होंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाकर काम भी शुरू करवा दिया था। वैसे दिवाकर जी की चर्चा अक्सर अखबारों में और परिचितों में होती ही रहती थी। कभी लेक्चर देने के लिए विदेशों में कोलोराडो, तो कभी हार्वर्ड, तो कभी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से बुलावा आता रहता। कभी यहाँ के जनरल्स के अर्थक्वेक, रेमेकी फॉर रोड स्लिमिंग, ब्रिजेस इत्यादि के संबंध में अभूतपूर्व जानकारी देने वाले आलेख से बुद्धिजीवी वर्ग चमत्कृत होता रहता तथा सरकारी तकनीकी प्रोजेक्ट में उन्होंने सलाह को दखल हासिल होता रहा। सरकारी तकनीकी प्रोजेक्ट में उनकी सलाह को दखल हासिल होता था। ऐसे ही विषयों को लेकर सुर्खियों में रहते रहते एक दिन उनके सुर्खियों में रहने की वजह में तब्दीली आ गई। हालांकि यह सब किसी अखबार या जनरल में नहीं छपा था, लेकिन उन्हें जानने वाले तो जान ही गए थे। हुआ यूं कि हर छुट्टी की तरह इस गर्मी में भी उनके परिवार के लोग गांव छुट्टियां मनाने गए हुए थे। गए तो डॉक्टर दिवाकर भी थे, लेकिन कुछ काम का हवाला देकर कहीं चले गए थे। लौटे करीबन 15 दिनों के बाद तो बनारसी साड़ी में लिपटी, घूंघट काढ़े एक सख्चाती सी कमसीन दुल्हन साथ में थी। शिवरात्रि का दिन था और गोदावरी डलिया में फूल लिए पूजा करने जा रही थी। अपने पति को पीली धोती और सिल्क का कुर्ता पहने साथ में घूंघट लिए दुल्हन को देखा तो फूल की डलिया हाथ से गिर गई और घस खाकर गोदावरी गिर पड़ी। घर के लोग गोदावरी को टांगकर कोठरी में ले गए। डॉक्टर दिवाकर की माताजी बेटे के हट पर दुल्हन को रस्म अदायगी कर आंगन के भीतर ले गई। पता नहीं उस विद्वान व्यक्ति ने क्या किया, कैसे समझाया। संयोग, वियोग, प्रणय, समर्पण की कौन सी व्याख्या किस रस में घोलकर पिलाई थी कि कुछ ही दिनों में रोने धोने के बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही दिन वहां रहने के बाद अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अपनी सेकेंड हैंड कार पर भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। छुट्टियां खत्म होने पर आकर ड्यूटी ज्वाइन की और पहली पत्नी को भी बच्चे समेत बुला लिया। डुप्लेक्स फ्लैट के ऊपर के हिस्से में गोदावरी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहती थी। नीचे पत्नी प्रमीला के साथ डॉक्टर दिवाकर। औरों की तरह उनके द्विधारी व्यक्तित्व की चर्चा आकाश और प्रीति सुना करते थे। एक और उनका पांडित्यपूर्ण विवेचन और दूसरी तरफ गोदावरी तथा अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। कभी इधर उधर से तो कभी प्रीति को दीदी जीजा से मालूम पड़ता कि डॉक्टर साहब गोदावरी और बच्चों की किस कदर उपेक्षा किया करते थे। नीचे के बंगले में ऐशो आराम के साधनों से सिक्त डॉक्टर दिवाकर गोदावरी को 500 रुपल्ली माहवार फेंक कर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते। गंदे और फटे कपड़ों में बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते। एक दिन बच्चों ने मिलकर अपने पहनने के सभी कपड़े जमा किए और आग लगा दी। यह सब देख सुनकर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उनके नए कपड़े बनवाए और कुछ ज्यादा माहवार के रुपए भी देने लगे। बहुत दिनों से उनसे मिलना भी नहीं हो पाया था। इधर प्रीति के चाचा गांव से आए हुए थे तो उन्होंने बतलाया कि प्रमीला उन्हीं के नेहर गांव के बहुत ही अकिंचित परिवार से है। प्रीति का
वर्षों पहले गांव से आना जाना छूट गया था। वैसे पिता जब से शहर में बस गए, गांव एक तरह से छूट ही गया था। वह अपनी स्मृति में सहेजी चेहरों में प्रमीला को ढूंढने की कोशिश में असफल रही। चाचा ने ही बतलाया कि प्रमीला एक तरह से उनके रिश्ते में बहन ही लगेगी। अब की बहुत दिनों बाद डॉक्टर दिवाकर का आना हुआ था। दूसरी शादी के बाद यह उनका प्रथम आगमन था। अकेले ही आए थे। पूछने पर बतलाया कि प्रमीला माँ बनने वाली है और अपने मैके में है। यह सब कहते हुए उनके चेहरे पर लाली बिखर गई थी और ऐसे सकुचाते हुए पुलकित हो रहे थे जैसे पहली दफा बाप बनने वाले हों। लेकिन यह तो आश्चर्य की बात ही थी कि इतना सारा कुछ उनकी जिंदगी में घट गया, किंतु व्यवहार में, बात विचार में वैसे ही सहज, सलज, शांत, प्रसन्न और उन्मुख परपेक्षी जैसी यह सब कुछ किसी और के साथ घटा हो। एक दिन बातों का हल्का फुल्का माहौल था। दिवाकर जी के साथ अपनी छोटी सी बैठकी में सभी शाम की चाय पी रहे थे। बातों का दौर डॉक्टर दिवाकर की जिंदगी में करीब न जाने कब और कैसे मुड़ गया कि उन्होंने भरकस अपना बचाव सा करते हुए बतलाया कि गोदावरी कद और उम्र में उनसे बड़ी थी, सो कभी कभी उसके संग परिणीता या प्रेमिका का एहसास नहीं हो पाया। बातचीत में हल्की सी संजीदगी का पुट भी शामिल था। आकाश ने पूछा, आप तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रमीला जी परिणीता और प्रेमिका दोनों ही रूप में मिली होगी। उन्होंने बड़ी चतुराई से बातों का रुख दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा, वैसे हर औरत से पुरुष कुछ न कुछ सीखता ही है। अगर ढूंढा जाए तो हर एक औरत में किसी न किसी बिंदु पर बहुत कुछ नायाब और नसीहत की बात मिल ही जाती है। वैसे तो जो भी कह ले या चाहे जितना भी सामान्य होने का प्रदर्शन क्यों न कर ले, उनके चेहरे पर निखार तो आ ही गया था। पहनावे में आधुनिक फैशन की सतर्कता थी और रहन सहन बातचीत में तरुणाई के मंजर नजर आने लगे थे। कॉलेज के काम से डॉक्टर दिवाकर की उसी शहर में 3 महीने की प्रतिनियुक्ति हो गई थी। प्रमीला को बेटी हुई थी जो अब करीब 3 महीने की हो रही है। वो प्रमीला और बेटी के साथ गेस्ट हाउस में रह रहे थे। छुट्टी का दिन था। प्रीति और आकाश उन लोगों से मिलने और डिनर के लिए निमंत्रित करने गए हुए थे। प्रमीला छोटे कदकाठी की अति साधारण रूप रंग की थी। बातचीत में न तो ग्रामीण परिवेश की मधुरता थी और न ही शहर का सलीका। सब मिलजुल कर अज्जल गगरी छलकत जाए वाली कहावत चरितार्थ कर रही थी। इस बात का फर्क तो उन्हें था ही कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति ने उनका दामन थामा है। जब ये लोग पहुंचे तो डॉक्टर दिवाकर बेटी को गोद में लेकर चुप करा रहे थे और प्रमीला बोतल में दूध ढाल रही थी। प्रमीला ने सब पता कर रखा था और मिलते ही गांव घर की बातों से अपने नैहर के रिश्ते को पुख्ता करने लगी। कुछ दिनों बाद प्रमीला की बेटी जब बीमार हो गई तो इन लोगों की इस नए शहर में परेशानी बढ़ गई थी। डॉक्टर दिवाकर यूनिवर्सिटी चले जाते और बीमार बच्चे के साथ प्रमीला अकेली बच जाती। आकाश के सुझाव पर ये लोग आकाश के घर ही शिफ्ट हो गए। उनके बाद व्यवहार से बार बार मन में यही बात आई कि अपनी की आखिर क्या देखकर इन्होंने इस प्रमीला का वरण किया था, जिसकी वजह से अपने इतने दिनों के रचाए बसाए घर की नींव ही हिला कर दे रख दी। जिसकी वजह से अपने इतने दिनों के रचाए बसाए घर की नींव ही हिला दी थी। प्रीति अपने नैहर गांव भले ही वर्षों में नहीं गई हो, लेकिन वहां के लोग आते तो खास सूचना दे ही जाते थे। इस शादी की बाबत भी उसने सब कुछ सुन रखा था कि प्रमीला अपने मामा के घर शहर आई हुई थी और वहीं इनकी जान पहचान डॉक्टर दिवाकर से बढ़ी। सिर्फ जान पहचान ही होती तो कोई बात नहीं थी। इस परिचय ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ डाली और प्रमीला गर्भवती हो गई। डॉक्टर दिवाकर जी ने इतना तो कम से कम शायद अपने व्यक्तित्व की मर्यादा की रक्षा में किया ही
कि देवघर के मंदिर में विधिवत शादी कर ली थी। अब वह थी कि हर हाल में डॉक्टर दिवाकर को अपने वश में रखने की आक्रामक मूड में रहती थी। गोदावरी से बात करना तो दूर, उसका चेहरा देखना भी उनके लिए वर्जित था। उन्हें बच्चों से बात करने की इजाजत थी, लेकिन जरूरत भर ही। यहाँ वैवाहिक जीवन के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेकर उपस्थित तो नहीं हुए थे, लेकिन शायद शादी से पहले डॉक्टर दिवाकर ही ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि रूप गुणहीन उस प्रमिल के इशारे पर नाचते रहते। एक वह थी कि हर वक्त मुंह बनाए या तो अपने भाग्य को कोसती रहती या फिर अपनी शौत को। शायद डॉक्टर दिवाकर के सानिध्य का ही नतीजा था कि वह भी सूत्रवाक्य बोलने लगी थी। दोपहर में तो सिर्फ प्रमीला और प्रीति घर में रह जाते, लेकिन डिनर में सभी शामिल रहते थे। प्रमीला की शैली और मूड तर्क वितर्क के ताप को आकाश अधिक देर तक सह नहीं पाता था, खास तौर से जब वह डॉक्टर दिवाकर को जलील करने लगती। करीबन रोज ही रात को डाइनिंग टेबल पर एक अनचाहा दृश्य उपस्थित हो जाता, जिसमें आकाश डॉक्टर दिवाकर की निंदा और आत्मशंसा करती प्रमीला से इस कदर उलझ जाता कि शिष्टाचार को भी ताक पर रख देता और कह उठता, ऐसा आप में क्या है कि हर वक्त आप अपने पति को नीचा दिखाती रहती है। डॉक्टर दिवाकर चुपचाप वाद विवाद को सुनते, बस मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपने चंदेल सिर पर कभी कभी बीच बीच में हाथ फेरते हुए स्वाद लेकर खाना खाते रहते, जैसे बातों से तो यह खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे समय प्रीति की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती थी। वह अपने पति को चुप कराने के लिहाज से प्रमीला का पक्ष लेते हुए हर हालात में बहस को समाप्त कर देना चाहती। एक दिन ऐसे ही प्रमीला ने कटाक्ष किया, न जाने कितनी ही औरतों के संपर्क में आए, अमेरिका सहित विदेशों में भटककर सुकून पाने के लिए छटपटाते रहे। अंत में वह सुख तो मुझ गवारण और मूर्ख से ही मिला ना। आज आकाश भी तुला हुआ था कि इस कथन को सच्चाई डॉक्टर दिवाकर के मुंह से सुनकर ही रहेगा। उसने उनसे मुस्कुराकर अनुरोध किया, आज तो आप चुपचाप भोजन नहीं कर सकते। आज तो आपको यह बताना ही पड़ेगा कि क्या इनके कथन में आपकी तरफ से भी उतनी ही सच्चाई है या सिर्फ इनका ख्याली वहम है। अब की डॉक्टर दिवाकर ठहाका मारकर हंसने लगे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा होता मुझे इस विवाद में आप लोग नहीं घसीटते, लेकिन जब सामने परोसे मेरे सुस्वादु भोजन पर आफत आ ही रही है तो कुछ बोलना ही होगा। तो भाई आकाश, इनका कहना 100% सच है। मैं उन दिनों मानसिक तनाव और रूहानी संघर्ष में जी रहा था। इन्हें पाकर मुझे सुख और संतोष मिला है। आकाश चुप हो गया। यह कहकर कहावत में सच्चाई है कि दिल लगे दीवार से तो परी किस काम की। इस कथन पर डॉक्टर दिवाकर तो हंसते रहे, लेकिन प्रमीला लगभग पैर पटकने जैसे अंदाज में डाइनिंग टेबल से उठकर बेसिन में हाथ धोने चली गई। प्रीति ने राहत की सांस ली। चलो, खाना खत्म होने पर यह प्रसंग छिड़ा, अन्यथा हो सकता है प्रमीला खाना छोड़कर ही उठ जाती। इस तरह रोज ही ऐसे कई तरह के प्रसंग छिड़ जाते कि वह हास्य विनोद के भाव से परे रुष्ट जाती। लेकिन प्रीति के प्यार और विनम्र व्यवहार से वह बहुत जल्दी सहज मूड में भी आ जाती थी। उन लोगों के वापस लौट जाने पर प्रीति ने राहत की सांस ली। उसकी आकाश से भी इन सब बातों को लेकर अनबन हो जाती थी और रोज रोज के शिष्टाचार के बीच बचाव से वह थक सी गई थी। डॉक्टर दिवाकर के बहुआयामी व्यक्तित्व के महानंद को अपने तक ही रोक रखना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो गागर में सागर समाने वाली बात थी। सो अंत में गागर में सागर समा नहीं पाया। एक तरफ अखबारों के मोटे मोटे हरफों में उनकी एक आर्थिक अग्रिम योजना का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकल रहा था कि यदि सरकार इन परियोजनाओं को व्यवहारिक रूप दे तो राष्ट्र की आर्थिक हालात में दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की हो सकती है।
और दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व जीवन पर ध्यान रखने वाले लोगों की सूचना भी गलत नहीं कहा जा सकती। इन दिनों फिर उनकी नज़रें इनायत अपने छोटे भाई की पत्नी की ओर है और अक्सर उन्हीं के साथ देखे जाते हैं। भाई बेचारा तो विदेश गया हुआ है। एक दिन अचानक डॉक्टर दिवाकर आए थे। हाथ में बड़ी सी रोहू मछली लिए हुए जीप से उतरे थे। प्रीति को मछली देखकर आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने बतलाया कि अब वे सामिश भोजन करने लगे हैं। मछली बनी थी और सभी लोग खाना खा रहे थे। इस बार वह अकेले आए थे। बातचीत में प्रीति ने कहा, मछली तो यहाँ भी बहुत अच्छी मिलती है, फिर आप इतनी दूर से क्यों ले आए? उन्होंने सहजता से कहा, सीधी सी बात है, मछली आपको बहुत पसंद है और वहाँ आप याद आ गई तो वही खरीद ली। यह संवाद प्रीति को अच्छा लगा था और वह मुस्कुरा रही थी। लेकिन डॉक्टर दिवाकर वॉश बेसिन पर झुककर हाथ धोने लगे तो आकाश ने प्रीति से धीरे से कान में कहा, इनकी यही बात तो औरतों के लिए टेलीपैथी का असर करती है। प्रीति झेप गई थी। उन दिनों डॉक्टर दिवाकर आए हुए थे। दोपहर में प्रीति बाल धोकर बाहर लॉन में बैठी धूप सेक रही थी। वो ऑफिस से आकर प्रीति के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। प्रीति अपनी आंखें सिलाई पर टिकाए स्वेटर बुन रही थी। डॉक्टर दिवाकर एकटक उसे निहारते हुए बोले, प्रीति जी, आपको छू कर देखने को मन हो रहा है। प्रीति ने आंखें जब ऊपर उठाई तो उनकी सहज आंखों में देखने पर सिर्फ एक बाल सुलभ चपलता थी और कुछ नहीं। फिर भी प्रीति भीतर से डर गई, लेकिन ऊपर से वह भी सहज होकर अपने हाथ का स्वेटर बाएं हाथ में संभाले उसने दाहिना हाथ आगे कर दिया। लीजिए, छू कर देख लीजिए। उन्होंने इसे मजाक का रूप देते हुए हंसकर कहा, अभी नहीं, आकाश से इजाजत लेकर। रात में प्रीति ने आकाश को यह वाक्य बयान करते हुए बतलाया, लगता है आपके बिजाई प्रोफेसर उम्र बढ़ने के साथ सठिया गए हैं। आकाश ने मजाक के लहजे में आंख मारते हुए कहा, तुम्हें लेकर सीतायन जैसे महाकाव्य की रचना जो करनी है, हो सकता है सच्ची अनुभूति के ईमानदार अभिव्यक्ति के लिए तुम्हारा स्पर्श जरूरी हो। प्रीति ने भी हंसते हुए कहा, तुम उनके प्रिय शिष्य रहे हो, इसलिए कुछ न कुछ रंगीन मिजाज तो तुम्हारे भी होंगे ही। आकाश ने घर के ठीक बाजू वाले घर में एक अधेड़ उम्र की टीचर अकेली रहती थी। वह अक्सर प्रीति के घर आती रहती और डॉक्टर दिवाकर की जब तब चर्चा सुनकर कई दफा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। इस महिला ने इतिहास में पीएचडी किया हुआ था और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना कभी नहीं भूलती थी। डॉक्टर दिवाकर आए हुए थे और यह सुनकर उक्त महिला से मिलने के लिए अधीर हो उठे थे। प्रीति उस महिला के घर डॉक्टर दिवाकर और आकाश के साथ चलने के लिए तैयार हुए। अपने पति को कटाक्ष करती हुई बोली, तुम मर्दों की जाति ऐसी है, किसी औरत से मिलने भर की इच्छा क्या जाहिर की? मन में सपने तैरने लगे। अब लगता है दोनों डॉक्टरों में कुछ प्यार व्यार का चक्कर होकर रहेगा। दोनों मुझे टकराने के चक्कर में थे, कहते हुए आकाश हंस पड़ा था। काफी देर बाद डॉक्टर दिवाकर आए थे। उनके चेहरे पर मुस्कान तो देखी गई, लेकिन कुछ खास रौनक नहीं थी। आकाश अब उनसे बहुत खुल गया था। उसने बिल्कुल नजदीक जाकर शायद प्रीति की नजर और कान से बसते हुए पूछा, कैसी रही? या शायद पूछा था, कैसी लगी? उन्होंने उदास होते हुए कहा, बहुत ज्यादा मोटी है। उन दोनों की बातें हल्के से सुनाई पड़ी तो प्रीति अपने आप में हंसने लगी। ये मर्द भी हद होते हैं, चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे खरजीवी गधा। बहुत दिनों से डॉक्टर दिवाकर की कोई खबर नहीं मिली थी कि अचानक आए एक टेलीग्राम ने तो आकाश और प्रीति को अधमरा ही कर दिया। सूचना थी डॉक्टर दिवाकर का स्वर्गवास अमुक तारीख को हो गया है। आते जाते मिलते जुलते उनके संपर्क सूत्र से वर्षों से बंधे रहने की वजह से वह बिल्कुल अपने और आत्मीय हो गए थे। एक सुबह अखबार देखते ही आकाश ने प्रीति को जगाकर एक उस खास खबर को इंगित करते हुए दिखलाया कि सरकार ने डॉक्टर दिवाकर को नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का चेयरमैन बना दिया है। यह उनके उसी सुझाव का परिणाम था जिसकी समीक्षा प्रशंसा विभिन्न अखबारों में छपी थी। चेयरमैन बनने के बाद डॉक्टर दिवाकर दौरे पर आए हुए थे।
उन्होंने अपने उसी शहर के सभी पूर्व परिचितों और रिश्तेदारों को एक साथ लंच पर बुलाया था, जिसकी वजह उन्होंने बतलाई कि सभी लोगों से मिलना नहीं हो पाता तो सबों को बुला लिया है। उनकी बातचीत, रहन सहन में कहीं शो ऑफ जैसा कुछ नहीं था। पूर्वत ही प्यार और मोहब्बत से सबसे मिल रहे थे। उनकी दी हुई इस दिन की पार्टी में बातों का रुख योग, साधना जैसे विषयों पर मुड़ गया था। ऐसी ही चर्चा के बीच उन्होंने एक बड़ी खास चौंकाने वाली बात बतलाई। योग या मेडिटेशन में कुछ सूक्ष्म तंतु का कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जिनसे जीवन का सर्किट अधूरा रह जाता है। एक दिन यह सर्किट पूरा हो जाएगा, आदमी अमर हो जाएगा, यानी उनकी मृत्यु नहीं होगी, यानी तब आदमी अमरत्व को प्राप्त होगा। आकाश ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा तो उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, बिल्कुल। इसी तरह की और बातें होती रही, लेकिन आज योग और साधना पर ही चर्चा अटकी रही और उपस्थित मेहमान शुरू से अंत तक उस चर्चा के आकर्षण में बंधे रहे। साधना की बात बताते हुए वे बोले, ये सारी सुख सुविधाएं जो सरकारी मशीनरी से मुझे भोगने के लिए उपलब्ध है, मुझे उत्तेजित नहीं करती। मैं अपने आप को उनमें इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता रहता है कि मेरा शरीर यह सब भोग रहा है, मैं उससे अलग बड़ा दृष्टा भर हूँ। इस तरह की भावना से जब आदमी जीने लगता है तो उसी को मोक्ष कहते हैं। भोक्ता यह दिखता भर है, मगर होता है दृष्टा, एक साक्षी मात्र। आकाश का तबादला पटना हो गया था, जहाँ डॉक्टर दिवाकर अपनी सरकारी आवास में रहते थे। जब वे लोग डॉक्टर दिवाकर के घर पहुँचे तो दोनों पति पत्नी बड़े इखलाक से मिले। प्रमीला भी जेवर और कीमती कपड़ों में बड़ी संतुष्ट और प्रसन्न दिख रही थी। उन्होंने बड़े से सजे सजाए ड्राइंग रूम, 3 टेलीफोन, ड्राइवर, गाड़ियां दिखाते हुए आकाश को संबोधित करते हुए कहा, इसी को भाग्य का लिखा या राजभोग या फिर पूर्व जन्म का अर्जन कहते हैं। नहीं तो मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर भला सोच भी कैसे सकता था कि इस सब वैभव और सम्मान के बारे में। सरकार को मेरे टैलेंट से फायदा हो रहा है और वह मेरे वैभव और सम्मान में इजाफा करती जा रही है। उन्होंने इस पद पर भी संयम रखा। उनके व्यवहार की सादगी को महसूस कर प्रीति और आकाश का मन उल्लसित हो रहा था। इधर फिर से डॉक्टर दिवाकर सुर्खियों में रहने लगे थे। इस दफा उनके सम्मान में, उनके पांडित्यपूर्ण प्रवचन में कॉलम के कॉलम भरे ही नहीं होते, बल्कि वे उनके जीवन का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर नित्य प्रति पतन की ओर डगमगाते बढ़ते उनके नापाक इरादे को बता रहे थे। कभी पढ़ा जाता था कि आज वे शराब के धुत में किसी बार में पड़े थे, तो कभी सरकारी रुपयों के गबन के कारण उन पर मुकदमे की जानकारी मिलती, तो कभी भनक मिलती कि वे रिश्वत लेकर अवैध नियुक्तियां करने लगे हैं। डॉक्टर दिवाकर का बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम रहता, जिससे आकाश दंपति तो उनसे मिले महीनों गुजर गए थे। फोन करने पर पता चलता कि कभी गुमटी नंबर 1 पर है तो कभी गुमटी नंबर 2 पर, तो कभी मीटिंग में। इधर लोगों की जुबान पर एक चर्चा थी कि फिर एक शादी करने के अपने क्रियाकलापों के ग्राफ के मुताबिक कुछ और भी कर सकते हैं। एक दिन कोर्ट से लौटते हुए डॉक्टर दिवाकर आकाश के घर आए। दही में सफेद रसगुल्ला डालकर खाना उन्हें बेहद पसंद था। प्रीति ने उन्हें जब उनके पसंद का दही रसगुल्ला खाने को दिया तो तृप्ति से खाते हुए प्रीति को इंगित करते हुए बोले, आपको अभी तक मेरी पसंद याद है? वैसे ही प्रत्यक्ष प्रसन्न चेहरे पर अपमान या जिल्लत की कोई क्षीण सी रेखा भी कहीं नहीं थी। आजकल बेचारे चर्चा में नहीं थे। कहते हैं ना कि लोगों की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, सो लोग उन्हें भूलते जा रहे थे। यह सब तो चल ही रहा था कि एक बार फिर उन्होंने सरस कलकल करती सरिता में डुबकी लगा दी थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के उनके जानने वाले जान ही गए थे कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, वह भी एक मासूम गरीब रूपवती कन्या से, जो शायद अभी तक बालिग भी नहीं हुई थी।
तभी तो इस दफा डॉक्टर दिवाकर की माँ ने उसकी तीसरी बीवी को आशीष गान के साथ घर में लाने से इनकार कर दिया और वह सास के आशीष के बगैर ही अपनी नवविवाहिता के साथ पटना चले आए और मकान नंबर 3 में, जिसे लोग गुमटी नंबर 3 के नाम से पुकारते रहने लगे। अब प्रीति को उनसे मिलने की इच्छा जोर नहीं मारती थी। एक तरफ बुद्धि विद्या से मंडित इनका व्यक्तित्व और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों की संवेदना से बेखबर नारी को अपनी अबूझ तलाश का माध्यम बनाकर उनकी जिंदगी से खेलना। आकाश ने एक दिन प्रीति से कहा भी था, गुरु बड़े ही चतुर और समाज सुधारक हैं। ग्रामीण अंचल का गरीब घर आंगन ही उन्होंने चुना है ताकि न तो कानून का भय हो न ही पत्नी के बिगड़ैल होने का डर। अब तक उनके व्यक्तित्व से लोगों को भी तृष्णा हो गई थी, लेकिन क्या पता अभी भी अगर वो सामने आ जाए, ज्ञान की गंगा छलकाते हुए, मानव को अमर बनाने वाले सर्किट को जोड़ते हुए, सरकार को कोई अहम योजना सुझाते हुए या फिर कोई अनुष्ठान करते हुए, तो हम भूल ही जाएंगे कि यह व्यक्ति इतना ही नहीं कुछ और भी है। और व्यक्तित्व के इन दो पहलुओं को जोड़ने वाला जीवन का कोई सर्किट हर बार कहीं अधूरा तो नहीं रह जाता है। एक दिन प्रीति और आकाश गुमटी नंबर 3 में गए हुए थे। डॉक्टर दिवाकर ने किसी खास काम से आकाश को याद किया था। इन लोगों को मकान नंबर 3 खोजने और पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। जब उनके घर पहुंचे तो सिर्फ नौकर था। इन लोगों ने ड्राइंग रूम में कुछ देर बैठकर इंतजार किया। गोल्डन फोटो फ्रेम में एक तस्वीर लगी थी, डॉक्टर दिवाकर और उनकी तीसरी पत्नी की। सुंदर सी पहाड़ी नाक नक्श वाली एक लड़की अपने शरीर की औकात से भी भारी साड़ी लपेटे, सिंदूर से भरी मांग, अनजान निर्दोष मुस्कान सहित। सबसे मजे की बात डॉक्टर दिवाकर की तस्वीर में थी। सर पर विग लगाए, सुनहरे रंग की शेरवानी में विजय की मुस्कान की पताका फहराते हुए अपनी उम्र से काफी कम ही लग रहे थे। कुछ देर बैठकर ये लोग वापस चले आए थे, मन में तीसरी से मिलने की आकांक्षा लिए। आकाश और प्रीति टीवी पर रविवारी फिल्म देख रहे थे कि डॉक्टर दिवाकर का एक ड्राइवर जीप से आया और घबराया हुआ बोला, साहब की तबीयत बहुत खराब है, आप लोगों को अभी तुरंत बुलाया है। दोनों पति पत्नी उसी समय उनके साथ चल दिए। रास्ते में जब इन लोगों ने पूछा कि आखिर साहब को अचानक क्या हो गया और तुम्हारी मेम साहब कहाँ है, तो वह दबी जबान से बोला, छोटी मेम साहब घर का सारा जेवर और रुपया लेकर रामेश्वर ड्राइवर के साथ कहीं चली गई है। साहब सुबह ही मंत्री जी के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। उनके जाने के बाद मेम साहब ड्राइवर के साथ कार में निकली थी कि बस 1 घंटे में आ रही है। 1 घंटे के बाद ड्राइवर वापस गाड़ी रखकर चला गया कि वो अपनी सहेली के साथ उनकी कार में वापस आ जाएंगे। शाम में जब साहब आए तो सारे जेवर और नगद रुपए, कीमती साड़ियां वगैरह गायब थे। प्रीति की आंखों के सामने उस ड्राइवर की तस्वीर आ गई। एक दिन उस ड्राइवर के हाथ दिवाकर ने कुछ किताबें आकाश के लिए भेजी थी। मुश्किल से वह 25 वर्ष का होगा। गोरा चिट्टा चेहरा, इतना आकर्षक कि 1-2 बार ही देखने पर याद रह सके। ये लोग जब डॉक्टर दिवाकर के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। उनके चंदेल सर के बचे कुचे बाल बिखरे थे, चेहरे की झुर्रियां सघन हो गई थी और विषाद की गहराई आंखों की कोर से झलक रही थी। स्थित प्रज्ञ डॉक्टर दिवाकर की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी के सोच में भी नहीं आया था। उन्हें तो लगा था कि डॉक्टर दिवाकर वैसे ही तटस्थ भाव से घटना का वर्णन करेंगे, लेकिन विषाद का यह कौन सा दंश था जिसे उनकी योग साधना और विवेक संभाल नहीं पाया, उन्हें तोड़कर रख दिया था। क्या उन्होंने इस घटना को अपने पुरुषार्थ पर करारी चोट समझा था, या फिर कुछ ऐसा दर्द कि बहुदर्शी ज्ञानंद डॉक्टर दिवाकर संभाल नहीं पाए। दृष्टा और भोक्ता के अंतर को बेद कर तीर सीधे उनके मर्म को छलनी कर गया था।